नावल वो जिन पे यकीन था। राइटर तमीम। किस्त नंबर 8। एक हफ्ता हो चुका था। शौकत ने जाना को अपने दोस्त के घर में रखा हुआ था। उसे जाना में कोई दिलचस्पी ना थी। उसे बस पैसों से मतलब था। उसने जाना को ऑफर भी की थी कि अगर वो उसे 5 लाख रुपए दे दे तो वो उसे छोड़ देगा, मगर उसके पास तो फूटी कोड़ी तक ना थी, तो 5 लाख रुपए कहाँ से लाती। शौकत जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके चेहरे के बिगड़े तेवर से ही लग रहा था कि दूसरी तरफ से कोई अच्छी बात नहीं की जा रही। उसने गुस्से से कॉल ही काट दी। जाना बेड पर बैठी उसे देख रही थी। शौकत उसे देखते हुए बोला, अब मैं क्या करूं तुम्हारा? दोस्त बार बार कॉल कर रहा है कि उसका घर खाली कर दूं, तो तुम्हें कहाँ ले जाऊं मैं? हाँ बताओ। अगर बीवी के पास ले गया तो वो मुझे मार मार कर गंजा कर देगी। तो फिर तुम्हें किसने कहा था कि इतने लालची बनो? अगर भुगतो भी ना। शौकत ने उसे आंखें दिखाई, मगर सामने वाली को परवाह ही कहाँ थी। वो झुंझला कर बोला, तुम मुझसे डरती क्यों नहीं हो? क्यों डरूं मैं तुमसे? शौकत ने अपना सर पकड़ लिया। ख्वामखा में ही 5 लाख के चक्कर में तुम जैसी लड़की को अपने सर थोप लिया। अब मैं क्या करूं? हाँ तो फिर आज़ाद कर दो ना मुझे। क्यों कैद किया हुआ है तुमने मुझे? वो उसे देखते हुए बोला, अब इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ भी तो नहीं सकता ना कुछ तो फायदा उठाना ही पड़ेगा। वो अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बोला। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर जाना को एक अनजाना खौफ सा महसूस हुआ था। क्या करने वाले हो तुम बेहुदा इंसान? शौकत हंसा। देख लेना तुम अभी। जरा मुझे किसी के साथ मशवरा तो कर लेने दो। किसके साथ मशवरा करने वाले हो तुम? है बस कोई? तुम इंतजार करना, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ये कहकर शौकत कमरे से निकल गया, मगर जाते वक्त वो दरवाजे को बाहर से कुंडी लगाना नहीं भूला भूला था। न जाने ये खबीस आदमी क्या करने वाला है मेरे साथ। या अल्लाह, मैं जो सोच रही हूँ ऐसा बिल्कुल भी ना हो। जाना को एक अनजाने से खौफ ने घेर लिया था। उसे मायर नवीद से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। काश के वो मुझे मिलता ही नहीं, काश के वो मुझे देखता ही नहीं। ना वो मुझे देता और ना मैं लेती और ना मैं यूँ पकड़ी जाती। उसके कई काश थे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? होनी तो बिला आखिर होकर ही रहती है। इस पर इल्ज़ाम लगा था और वो सबकी निगाहों से हट गई थी। शौकत ने पुफी जान को कॉल लगाई थी। बेल तो जा रही थी, लेकिन फ़ोन कोई भी नहीं उठा रहा था। बान की पुप्पी जान के कमरे की सफाई कर रही थी और पुप्पी जान वॉशरूम में थी। फोन की घंटी मसलसल बज रही थी। बानकी ने पुप्पी जान का फोन उठा लिया। तभी पुप्पी जान भी वॉशरूम से निकली। बानकी हड़बड़ा गई थी। वो फौरन से पुप्पी जान के पास आई और उसे मोबाइल फ़ोन देते हुए बोली, बेगम साहिबा, आपका फ़ोन कब से बज रहा था? पुप्पी जान उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए बोली, अच्छा ठीक है, तुम जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी का ले आओ। जी बेगम साहिबा। बानकी वहाँ से निकल गई। पुप्पी जान ने मोबाइल कान से लगाते हुए कहा, हाँ बोलो शौकत, लड़की का क्या हाल है? बेगम साहिबा, क्या बताऊं मैं आपको, वो इंतहाई बदतमीज़ और मुंहफट और बदलिहाज लड़की है। मुझे वो जवाब देती है, मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती और मुझसे बिल्कुल भी नहीं डरती। हाँ मैं जानती हूँ इस जिद्दी लड़की को। क्या तुम मुझसे डरते हो? नहीं बेगम साहिबा, बस आपका ख्याल आ जाता है। मेरा ख्याल करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे दिल में जो आए तुम इस लड़की के साथ वैसा ही सलूक करो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। अब वो तुम्हारी मलकियत है, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम्हें मेरी तरफ से खुली छूट है। ये सुनते ही शौकत खुश हो गया। बेगम साहिबा, आपका एहसान मुझ पर, मगर बेगम साहिबा एक परेशानी है। वो क्या? मैं इस लड़की को कहाँ ले जाऊँ? अगर घर ले गया तो मेरी पहली बीवी मुझे जान से मार डालेगी। इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास कि मैं उसे दूसरे घर में रख सकूं। तो अब मैं क्या करूं इस लड़की के साथ? ये सुनकर पुप्पी जान हंस पड़ी। मेरा काम तो हो गया है। अगर तुम्हें इस लड़के को घर से निकालना है तो बेशक निकाल दो। मुझे इससे कोई मसला नहीं है। जो अब तुम्हारी मलकियत है, तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। जिंदा रखो या फिर मार डालो, या तुम्हारा दिल चाहे तुम उसे बेच भी सकते हो। क्या सच में? शौकत की बांछें खुल गई थी ये हुक्म मिलते ही। बान की दरवाजे पर ही खड़ी पानी का गिलास ली पुप्पी जान की बातें सुन रही थी। वैसे शौकत, तुम इस वक्त हो कहाँ? जी अभी तो हैदराबाद में ही हूँ, मगर जल्द ही यहाँ से निकल जाऊंगा मैं। तुम अभी तक इसी शहर में हो? मैंने कहा था ना कि तुम इस लड़की को यहाँ से बहुत दूर ले जाओ, इतना कि वो हमारी पहुँच से भी दूर हो जाए। जी बेगम साहिबा, इसे मैं ले जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास किराया नहीं है। लेकिन मैं इसे आपकी हवेली से बहुत दूर ले आया हूँ।
یہ دور کہاں ہے؟ وہ لڑکا اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ جلد یا بدیر وہ اسے ڈھونڈ ہی لے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے دینا چاہتی۔ ہاں ٹھیک ہے، بس اسے ہماری نگاہوں سے بہت دور لے جاؤ۔ تم پیسوں کی فکر نہ کرو، میں تمہیں کچھ رقم بیچ رہی ہوں۔ بیگم صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا اب فون رکھو۔ جی بیگم صاحبہ۔ پھوپھی جان جو ہی پلٹی اس نے بانکی کو دروازے پر کھڑا پایا۔ تم وہاں دروازے پر کیا کر رہی ہو؟ پھوپھی جان کی آواز سنتے ہی بانکی کے ہاتھ سے گلاس لرزا۔ وہ پھوپھی جان وہ پانی کا گلاس لے آئی آپ کے لیے۔ اچھا لاؤ دو مجھے۔ جی بیگم صاحبہ۔ پھوپھی جان نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے ہوئے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ پھوپھی جان کو یوں خود کو تکتا پا کر بانکی جلدی سے بولی، اچھا بیگم صاحبہ میں ذرا کچن میں ہانڈی کو دیکھا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بانکی وہاں سے بھاگ نکلی۔ پھوپھی جان کا دماغ کچھ سوچنے لگا تھا۔ کچن میں آتے ہی بانکی نے سوچا کہ کیوں نہ وہ مائر کو فون کر کے اسے یہ سب کچھ بتا دے کہ شوکت جانا کو یہاں سے بہت دور لے جا رہا ہے۔ اس نے مائر کا دیا ہوا کارڈ لیا اور پھر وہ ادھر ادھر دیکھتی لیونگ روم میں صفائی کے بہانے ٹیلی فون کے پاس آ گئی۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ کپڑے سے صوفوں کو جھاڑنے لگی۔ کسی کو بھی نہ پا کر وہ ٹیلی فون کے پاس آئی، ٹیلی فون اٹھایا اور ایک صوفے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ مائر کو کال ملا رہی تھی۔ مائر چہرہ تکیے پر رکھے بیڈ پر اوندے منہ لیٹا ہوا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھا لی۔ جی بولیے۔ مائر جی میں بانکی بات کر رہی ہوں۔ بانکی تم؟ مائر فوراً سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہاں بانکی کہو کیا خبر ہے؟ مائر جی میں آپ سے جانا بازی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، مجھے ابھی ابھی کچھ پتا چلا ہے۔ وہ کیا؟ کہاں ہے جانا؟ صاحب جی میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتی، آپ حویلی سے باہر کہیں پہ مجھ سے آ کر مل لیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں حویلی سے باہر آ کر پک کرتا ہوں، تم حویلی سے باہر آ جاؤ۔ جی ٹھیک ہے مائر جی، میں سبزی کے بہانے آتی ہوں۔ اوکے آئی ایم ویٹنگ۔ مائر نے فون بند کیا اور جلدی سے اٹھ گیا۔ اس نے وارڈروب سے ایک نئی شرٹ نکالی اور اسے پہن کر اس نے موبائل وال اور گاڑی کی چابیاں لیتا وہ شرٹ کے بٹن بند کرتا تیزی سے سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ گیا۔ کچن سے باہر نکلتی ماہین مائر کو جلدی میں کہیں جاتے دیکھ کر بولی، مائر بیٹا تم کہیں جا رہے ہو؟ مگر مائر اسے جواب دیے بغیر ہی وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے ماہین اپنے آنسو پیتی رہ گئی۔ اس سے مائر کا یہ رویہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، وہ اس سے بالکل لا تعلق سا ہو گیا تھا۔ بانکی صوفے کے پیچھے سے جو ہی باہر نکلی تو اس نے پھوپھی جان کو وہاں کھڑا پایا۔ بانکی کے ہاتھ لرزے اور فون نیچے گر گیا۔ بانکی نے خوف سے تھوک نکلی۔ کیا کر رہی تھی تم ٹیلی فون کے ساتھ لیے صوفے کے پیچھے کیا کر رہی تھی؟ پھوپھی جان کرے تیور لیے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بیگم صاحبہ میں اسے صاف کر رہی تھی۔ بانکی نیچے جھک کر ٹیلی فون اٹھاتے ہوئے بولی۔ اچھا تو کیا تم صوفے کے پیچھے چھپ کر اس کی صفائی کر رہی تھی؟ پھوپھی جان کی آنکھوں میں کچھ تھا، اسے دیکھ کر بانکی بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں ذرا کچن میں ہانڈی کو دیکھا ہوں۔ بانکی وہاں سے فوراً سے بھاگ گئی۔ پیچھے پھوپھی جان گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یہ بانکی مجھ سے کچھ تو چھپا رہی تھی، آخر کہاں تک اور کب تک تم مجھ سے یہ سب کچھ چھپاؤ گی؟ بالآخر میں یہ سب جان ہی لوں گی۔ بانکی سبزی کا تھیلا لیے حویلی سے باہر آئی تھی، جہاں پر گاڑی میں بیٹھا مائر اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بانکی کو دیکھتے ہی اس نے پیچھے کی طرف ہو کر اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ بانکی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مائر وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا تھا، کیونکہ یہاں پر ان دونوں کو وہاں پر کوئی بھی ایک ساتھ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک جگہ گاڑی روک دی اور اب وہ بانکی کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ رہا تھا، ہاں بانکی بولو کیا سنا ہے تم نے؟ صاحب جی میں نے نہ بیگم صاحبہ کو اس آدمی سے بات کرتے ہوئے سنا تھا جس کے ساتھ جانا باجی کا نکاح ہوا تھا۔ اچھا کیا کہہ رہے تھے وہ دونوں؟ مائر اس کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو گیا تھا۔ بانکی نے پوری بات سنا دی جو اس نے پھوپھی جان کو اس آدمی کے ساتھ کہتے ہوئے سنا تھا۔ صاحب جی جانا باجی کو بچا لے، وہ عورت بڑی چلاک اور مکار ہے، وہ آدمی جانا باجی کو بہت دور لے جائے گا، اتنا کہ ہم کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھیں گے۔ ایسا کہہ رہی تھی بیگم صاحبہ اس آدمی سے۔ وہ آدمی عنقریب جانا باجی کو یہاں سے بہت دور لے جائے گا، ابھی وہ لوگ حیدرآباد میں ہی ہیں، وہ آدمی جانا باجی کو یا تو مار دے گا یا پھر انہیں کہیں بیچ دے گا۔ یہ سن کر مائر نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بینچ لی تھی، اسے پھوپھی جان سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کتنا ہی جانا کو مجھ سے دور لے جانے کی کوشش کرے، بالآخر میں اپنی جانا کو ڈھونڈ ہی نکالوں گا، وہ ایک عزم سے بولا تھا۔ یہ سن کر بانکی ریلیکس ہو گئی تھی،
بہت شکریہ آپ کا مائر جی۔ نہیں بانکی، تھینکس تو مجھے تمہیں کہنا چاہیے تھا۔ تم نے میری اتنی ہیلپ کی، تھینک یو سو مچ۔ میں یہ تمہارا احسان زندگی بھر نہیں اتار سکوں گا۔ ایسا مت کہے مائر جی، جانا باجی مجھے بھی آپ کی طرح بہت عزیز ہے۔ میں یہ سب ان کے لیے کر رہی ہوں۔ ان کے مجھ پر بہت سے احسانات ہیں، بس میں ان کا بدلہ چکانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اللہ کرے جانا باجی مل جائیں۔ یہ کہتے ہوئے بانکی کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں۔ مائر نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری جانا باجی کو کچھ بھی نہیں ہوگا، میں اسے واپس لے آؤں گا، میرا یہ تم سے وعدہ ہے۔ بانکی یہ سن کر مسکرائی تھی۔ مجھے آپ پہ یقین ہے مائر جی، تو پھر یہ یقین قائم رکھو۔ بانکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، اگر کوئی بھی کچھ بھی خبر ملے تو مجھے فوراً سے کال کر دینا۔ جی مائر جی۔ اوکے آؤ میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ نہیں مائر جی میں خود چلی جاؤں گی، مجھے سبزیاں بھی لینی ہیں، کیونکہ میں وہاں سے سبزیاں لینے کا بہانہ کر کے نکلی تھی۔ آپ چلے جائیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ اوکے اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں۔ جی مائر جی۔ مائر وہاں سے چلا گیا اور بانکی نے سبزی مارکیٹ کا رخ کیا۔ مائر گاڑی میں بیٹھا خود سے ہی باتیں کیے جا رہا تھا۔ آخر تم جانا کو مجھ سے اور کتنا دور لے جاؤ گے؟ بالآخر میں اسے پا لوں گا۔ جانا صرف مائر نوید کی تھی اور ہمیشہ اس کی ہی رہے گی۔ میں اسے خود سے کبھی بھی الگ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ مائر نوید کی تھی بچپن سے۔ وہ میرا عشق، میرا جنون، میری زندگی، میرا سب کچھ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی میری خوشیاں جڑی ہیں۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا، کبھی بھی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ دیوانہ بن پھر رہا تھا۔ وہ موبائل پکڑے ایک ایک کو جانا کی تصویر دکھا کر ان سے پوچھ رہا تھا کہ کیا ان لوگوں نے کہیں پہ بھی اس لڑکی کو دیکھا ہے، لیکن سب کا جواب نفی میں ہی مل رہا تھا۔ وہ تھک ہار کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کہاں چلی گئی ہو تم جانا؟ میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں؟ کاش کہ ایک بار تم مجھے کہیں پہ مل جاؤ، پلیز صرف ایک بار، صرف ایک بار۔ یا اللہ پلیز مجھے میری جانا سے ایک بار ملا دو۔ شاید اس نے یہ دعا ادھوری مانگی تھی، جو آدھی ہی پوری ہوئی تھی۔ شوکت جانا کو ٹیکسی پر ہی کہیں لے جا رہا تھا۔ کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ جانا نے اس سے پوچھا۔ جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا، اب خاموش ہو کر بیٹھو اور ہمیں وہاں پہنچنے دو۔ مگر تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اتنا تو بتا دو۔ کتنا بولتی ہو تم، تمہاری زبان نہیں تھکتی کیا؟ میں نے پوچھا ہے کہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جانا کی سوئی اب بھی وہیں پہ اٹکی ہوئی تھی۔ لڑکی میں تم سے تنگ آ گیا ہوں، قسم خدا کی۔ اب مجھ سے تم بالکل بھی برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جانا نے پھر سے وہی بات دہرائی۔ شوکت جیسے بندے نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ تم مجھ سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ کہاں میں تمہیں ساری زندگی برداشت کر سکوں گا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنے من ہی من میں بولا تھا۔ گھر لے کے جا رہا ہوں، اب خوش ہو؟ اپنی چونچ بند رکھو اور ہمیں سکون سے وہاں پہنچنے دو۔ جانا خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور کھڑکی سے سر باہر نکال کر وہ آس پاس کے منظر دیکھنے میں محو ہو گئی۔ شوکت نے اس پر شکر کا سانس لیا تھا۔ مائر اسے سڑکوں پر پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ ٹریفک جمع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی تھی۔ گاڑیوں کے مالکوں سے صبر بالکل بھی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہارن پہ ہارن بجا رہے تھے۔ جانا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی۔ جہالت کی بھی حد ہوتی ہے ویسے، اتنا شور! یہ پڑھے لکھے لوگ تو ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ وہ ان گاڑیوں کے مالکوں کو دیکھتے ہوئے بولی، جو ہارن پر ہاتھ رکھ کر اس پر سے اپنا ہاتھ ہٹانا ہی شاید بھول گئے تھے۔ جانا کا سر درد کرنے لگا تھا۔ اتفاق سے ان کی ٹیکسی کے برابر والی گاڑی کے پاس ہی ایک اور گاڑی رکی ہوئی تھی، اور اس میں بیٹھا شخص کوئی اور نہیں بلکہ مائر نوید تھا، جانا ارسلان شاہ کا گنہگار۔ اسے دیکھتے ہی جانا کے پورے جسم میں نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ گاڑی سے اترنے ہی لگی تھی کہ شوکت اس کی یہ کوشش دیکھتے ہی جلدی سے آگے ہو کر دروازے کے ہینڈل پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے اس لڑکے سے بات کرنی ہے، اسی کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا ہے، وہی ہے اس سارے فساد کی جڑ، میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ شوکت نے مائر کو دیکھا جو سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر اس نے جانا کو دیکھ لیا تو وہ اس سے جانا کو چھین کر لے جائے گا۔ اس نے جلدی سے جانا کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ جانے دو مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی، آئی بات سمجھ میں؟ شوکت نے کھڑکی کا شیشہ بند کیا اور جانا کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ کے اس کا سر سیٹ کی پشت سے لگا لیا تھا۔ جانا کو خطرے کی بو محسوس ہوئی تھی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ مائر مائر، وہ مائر کو آوازیں دینے لگی، لیکن شوکت نے جلدی سے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کر لیا تھا۔ سگنل کھل چکا تھا۔
ट्रैफिक रवां दवा हुआ तो उनकी टैक्सी और मायर की गाड़ी दोनों ही एक साथ चल पड़ी। जाना मायर को देख सकती थी, लेकिन वो उसे नहीं देख सकती थी, क्योंकि शौकत ने उसका मुंह सख्ती से बंद कर रखा था। वो बेबसी से गाड़ी में बैठे मायर नवीद को देख रही थी। शौकत ने टैक्सी वाली से कहा, भाई गाड़ी तेज चलाओ। जी। टैक्सी ने स्पीड पकड़ ली थी। अब इस तरफ मुड़ो। टैक्सी ने मोड़ खाया और उन दोनों के रास्ते जुदा हो गए। उनकी टैक्सी मायर की गाड़ी से दूर होती चली गई, और उसके साथ मायर नवीद भी। न जाने क्यों जाना की आंखों से बेबसी से आंसू बह निकले थे। टैक्सी एक तंग गली के पास रुक गई थी। शौकत ने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और जाना को बाजू से पकड़ के टैक्सी से बाहर निकाला। ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो? जाना हैरत से इस तंग गली को देखते हुए बोली, जहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों का रश लगा हुआ था। वहां गज्जे और फूलों की दुकानें वाफर तादाद में नजर आ रही थीं। शौकत जाना का हाथ पकड़े सीढ़ियां चढ़कर एक घर में दाखिल हुआ। जाना ने देखा वहां बहुत सी लड़कियां थीं, जो सजी संवरी एक कमरे से निकलती तो दूसरे में चली जाती। एक बड़े से हाल में एक आदमी 10 से 12 की तादाद में लड़कियों को रक्स सिखा रहा था। इन नौजवान लड़कियों ने अपने पाँव में घुंघरू पहन रखे थे, और रक्स करते वक्त उनमें से एक आवाज पैदा हो रही थी। जाना उन्हें हैरत से देखने लगी। अब वो लड़कियां भी अपना रक्स छोड़कर इस नई आने वाली लड़की को देख रही थी। बिलाशबा वो सबसे खूबसूरत तरीन लड़की थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई थी। जाना को उनकी ये मुस्कुराहट समझ नहीं आई थी। आओ चलो मेरे साथ। शौकत उसका हाथ पकड़े उसे वहां से ले गया। ये कौन सी जगह है? तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे घर ले जा रहे हो। लेकिन ये तो कोठा है ना। इतना तो वो जान ही चुकी थी कि ये जगह इस शरीफ जादी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। शौकत उसे देखकर कमीनगी से हंसा था। जाना उस पर झपटी थी। उसके गिरबान से पकड़े वो उससे गुस्से से पूछ रही थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम मुझे घर ले जा रहे हो? अब से यही तुम्हारा घर है, समझी तुम घटिया इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जाना ने उसके गिरबान से सख्ती से पकड़ लिया था। मैं तुम्हारा कत्ल कर दूंगी घटिया आदमी। छोड़ो मेरा गिरबान। शौकत उसके गिरफ्त से अपना गिरबान छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो तो भूखी शेरनी बनी हुई थी। बस किसी भी तरह से वो इस आदमी का कत्ल कर देना चाहती थी, जो उसे बहुत ही घटिया जगह पर ले आया था, जहां पर जिंदा रहने की बजाय मर जाना पसंद करती। उसने दो लड़कियों को इशारा किया कि वो उसे अंदर ले जाएं। इन दोनों लड़कियों ने मिलकर उसकी गिरफ्त से उसका गिरबान छुड़ाया और उसे घसीटती हुई अंदर ले जाने लगी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी चीखों पुकार सुनने वाला वहां कोई भी ना था। शौकत ने एक लड़की से कहा, जाओ तुम जहरा बाई को बुला कर लाओ। उसे कहना कि शौका बुला रहा है। जी अभी बुला कर लाती हूँ। वो लड़की एक कमरे में चली गई और शौकत कुर्सी पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो लड़की एक कमरे में दाखिल हुई जो पूरी तरह से सजा हुआ था। दीवारों पर खूबसूरत लड़कियों की तस्वीर चिपका थी। एक 40-42 साल की औरत जो सिंगार मेज के सामने बैठी आईने में अपना अक्स देखती तो अपनी लिपस्टिक ठीक कर रही थी। जहरा बाई आपसे मिलने शौका आया है। क्यों? क्या फिर से उधार मांगने आया है क्या? नहीं जहरा बाई, उसने वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ आया है और बाहर आपका इंतजार कर रहा है। होंठों पर लिपस्टिक फेरते उसके एक पल को थम से गए थे। अच्छा। जहरा बाई को हैरत सी हुई थी। तो क्या इस बार शौका लड़की लेके आया है? जी जहरा बाई। वो लिपस्टिक का ढक्कन बंद करते हुए अपने होंठों को एक साथ मिलाया और अब वो शीशे में अपनी तैयारी का जायजा ले रही थी। वो अपने सिंगार को आखिरी टच देती साड़ी का पल्लू ठीक करती उठ खड़ी हुई थी। तुम चलो मैं आ रही हूँ। जी जहरा बाई। वो लड़की वहां से निकल गई और उसके पीछे जहरा तभी अपनी साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक करती तैयार श्यार सी बाहर निकल आई। शौकत उसे देखकर उठ खड़ा हुआ था। वो आज भी बहुत खूबसूरत नजर आती थी, बिल्कुल 10 साल पहले वाली जहरा बतूल की तरह, जिसकी वजह से ये कोठा हमेशा से ही आबाद रहता था। जाना को एक कमरे में बिठा दिया गया था। इस कमरे में भी हर तरफ रक्स करती लड़कियों की तस्वीर चस्पा थी। जहरा बाई को देखते ही शौकत अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। सलाम जहरा बाई। वालेकुम सलाम। हाँ भाई शौके, कैसे आने हुआ? जहरा बाई बड़े गौर से उसके पास रखी कुर्सी पर बैठते हुए बोली। शौकत अपने दांत दिखाते हुए बोला, जहरा बाई आज आपसे एक सौदा करने आया हूँ। सौदा? जी, मैं एक बहुत ही हसीन जमील लड़की साथ लाया हूँ। आप उसे देखेंगी तो हैरान रह जाएंगी। आप उसके हुस्न से करोड़ों रुपए कमाएंगी। वो इतनी हसीन जमील है, बिल्कुल हीरे की तरह कीमती है वो। जहरा बाई उसे देखने लगी। कहाँ है वो इस वक्त? वो मुस्कुराया। कमरे में बंद किया है, बहुत शोर मचा रही थी। तुमने उसे पाया कैसे? शौकत हंसा। बस किस्मत का खेल समझ लें आप ज़ोहरा बाई।
کہ खेल खेल में ही हीरा मेरे हाथ लग गया। वो कैसे? जोहरा बाई ने पूछा और शौकत ने उसे पूरी कहानी सुना डाली। ओ, तो तुमने उसके साथ निकाह किया था? ओ जी, ये जबरदस्ती का निकाह था और इस लड़की की फूफो ने करवाया था। और वैसे भी मैं कौन सा उसके साथ रहना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरी बीवी ही काफ़ी है। मुझे बस उसे बेचना है और बहुत सी रकम कमानी है, इसीलिए उसे आपके पास ले आया। तो क्या तुम उसे छोड़ोगे हमेशा हमेशा के लिए? जी बिल्कुल ज़हरा बाई गहरी सोच में पड़ गई थी। तो वो सईदा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं? जी बिल्कुल। उनकी आवाज़ सुनकर जाना दरवाजे के पास चली आई थी और दरवाजे से कान लगाकर उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। कितने में तुम उसका सौदा करोगे? ज़हरा बाई ने उससे पूछा था। 5 लाख। 5 लाख? तुम्हारा दिमाग ठीक है? देख ज़हरा बाई, वो हसीन जमील महजबी परिविश लड़की है। इससे तुम करोड़ों रुपए कमाओगी। मैं तो सिर्फ 5 लाख रुपए ही मांग रहा हूँ। 5 लाख तो आपको सिर्फ उसकी एक मुस्कुराहट के मिलेंगे। इतनी खूबसूरत लड़की है वो। क्या उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें हैं, क्या नाक, क्या होंठ। मैं आपको क्या बताऊं ज़हरा बाई, अगर मेरी बीवी ना होती तो मैं इसे अपने पास रख लेता। ये सुनकर जाना के हाथ पांव फूल गए थे, यानी कि वो उसे यहाँ पर बेचने आया था। अब मैं क्या करूँगी? इसी दलदल से मैं कैसे निकलूँगी बाही? या अल्लाह मुझे बचा ले। उसकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बह निकले थे आगे का सोचकर, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ पर लड़कियों के साथ कैसा सलूक किया जाता है और वो तो एक शरीफ ज़ादी थी। देख ले आप अंदर जाकर, अगर लड़की अपने मयार पर पूरा ना उतरे तो फिर आकर मुझसे कहना। ज़हरा बाई उठी थी। जाना जल्दी से बेड पर आकर लेट गई थी और अपने ऊपर चादर डाली और उससे अपना आधा चेहरा छुपा लिया था। तभी जोहरा बाई अंदर दाखिल हुई थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें मूंद ली थी। जब जोहरा बाई उसके पास आई तो वो बेड पर सोई हुई थी। उसने आगे बढ़कर जरा सी निगाह चादर में आज छुपे इस चेहरे पर डाली थी। उसका बेहद गोरा चिट्टा रंग देखकर भी ही वो उसे पहली निगाह में पसंद आ गई थी। जोहरा बाई कमरे से निकल गई। शौकत सीना तानकर उसके सामने खड़ा उससे पूछ रहा था। हाँ, तो कैसी लगी आपको वो माजबी परिविश लड़की? ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सबसे पहले कानूनी तौर पर ये सारी कार्रवाई मुकम्मल हो, ताकि कल को तुम यहाँ आकर ये ना कहो कि वो लड़की तुम्हारी बीवी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप जो भी करवाना चाहती हैं मैं वो करूँगा। ज़हरा बाई ने उससे तलाक के कागजात पर साइन करवाए थे और पूरी तरह से उससे हर तरह की कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करवाई थी। शौकत से तलाक का सुनकर जाना को बेहद खुशी तो हुई थी, लेकिन ये जगह तो जहन्नम से भी बदतर थी। इससे बेहतर था कि वो शौकत के निकाह में ही रहती। शौकत को ज़हरा बाई ने 5 लाख रुपए दिए और वहाँ से रवाना कर दिया, ये कहकर कि अब वो इस जगह का रुख दोबारा कभी भूले से भी ना करे। हाँ, अगर वो महफिल में शिरकत करना चाहे तो आ सकता है शौक से, लेकिन अब जाना से उसका कोई भी वास्ता या फिर ताल्लुक नहीं था। उसे क्या चाहिए था? 5 लाख उसके लिए बहुत थे। वो पैसों की गुड्डी को चूमता हुआ वहां से चला गया। जहरा बाई ने एक लड़की से कहा था कि वो जाना को खाना दे आए और साथ में एक लिबास भी। उससे कहो कि वो खाना खाकर तैयार हो जाए, मैं उससे मिलने आ रही हूँ। वो खाने की ट्रे लिए जब कमरे में आई तो जाना एक कोने में घुटनों में साथ दिए शायद रो रही थी। इस लड़की ने खाने की ट्रे उसके सामने रखी। खटके की आवाज़ सुनकर जाना ने अपना सर उठाया था और उसका यह हुस्न देखते ही सामने वाली लड़की अपनी जगह साकत हुई थी। भला कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? जाना उसे देखते हुए उठ खड़ी हुई। वो लड़की उसके सामने खाना रखते हुए बोली, उठो और ये खाना खा लो, उसके बाद तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ। देखो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम लोग सोच रहे हो। मैं एक शरीफ लड़की हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। जाना ने रोते हुए इस लड़की के दोनों हाथ थाम लिए थे। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे इस जहन्नम से निकालो। मुझे शौकत धोखे से यहाँ लाया है, मैं बुरे काम नहीं करूँगी। मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़ प्लीज़। इस लड़की को इस प्यारी सी लड़की पर बहुत अफसोस हुआ था। देखो, यहाँ कोई भी लड़की अपनी मर्जी और खुशी से नहीं आती। सब लड़कियां या तो मजबूरी की वजह से यहाँ आती हैं या फिर धोखे से। एक बार अगर कोई लड़की यहाँ आ जाए तो फिर वो दोबारा यहाँ से वापस नहीं जाती। जाना को ये सुनकर बहुत खौफ महसूस हुआ था। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। हाँ, हम भी ऐसी लड़कियां नहीं थी, लेकिन मजबूरी ने यह सब करने पर मजबूर कर दिया था। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे यहाँ से निकालो प्लीज़। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करती हूँ, पहले तुम खाना तो खा लो। इस लड़की ने बुरी तरह से रोती हुई जाना को एक छोटी सी आस दिलाते हुए कहा, क्या तुम सच में मुझे यहाँ से बाहर निकालोगी? हाँ, नहीं, पहले तुम वादा करो।
मैं वादा तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, मैं चलती हूँ, तुम खाना खा लो। वो लड़की उठकर वहां से निकल गई। जाना ने सामने रखी खाने की ट्रे को देखा। वो बेअदबी वहीं पर गिर सी गई और आंसू टूट कर उसके गालों पर बहने लगे। मैं क्या करूं? या अल्लाह, मुझे इस दिलदर में गिरने से पहले बचा ले। इसने 2-3 लुकमे ही खाना खाया और फिर उठ गई। उसने सबसे पहले वजू किया और फिर नमाज पढ़ने खड़ी हो गई। एक यही वाहद रास्ता था खुदा से मदद मांगने का, इस जहन्नम से निकालने का। नमाज पढ़ने के बाद वो हाथ उठाए बिलक बिलक कर रो रही थी, अपने खुदा से मदद की फरियाद कर रही थी। या अल्लाह, मुझे बचा ले, मुझे इस दलदल में नहीं गिरना। मैंने हमेशा से गुनाहों से बचने की कोशिश की है। अगर तुझे मेरी कोई भी नेकी पसंद आई हो तो उसके वास्ते मुझे इस दलदल में गिरने से बचा ले। तुझे तेरे महबूब का वास्ता है मेरे रब, मुझे बचा ले। दरवाजे के पास खड़ी वो लड़की जिसका नाम शिवाइला था, उसे यूं रोते देखकर उसे इस लड़की पर बेहद तरस आया था। वो बुरी तरह से रो रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से तर था। काश कि वो इसके लिए कुछ कर सकती। वो कपड़े लिए अंदर आई। उसे देखकर जाना ने दुआ मुकम्मल की और फिर उठकर वो उसके पास चली आई। शुमाइला ने कपड़े उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये जहरा बाई ने तुम्हारे लिए भेजे हैं कि नहा कर इन्हें पहन लो और फिर तैयार हो जाओ। जाना ये सुनते ही चीख पड़ी थी, नहीं, मुझे ये सब नहीं करना, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मैंने हमेशा से साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारी है। मुझे इस कीचड़ बड़ी सलालत की ज़िंदगी में मत घसीटो। खुदा का वास्ता है तुम लोगों को, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? वो रोती हुई नीचे बैठ गई। शुमाइला ने आहिस्ता से कहा, अब तुम यहाँ से कभी भी नहीं निकल सकती। जहरा बाई ने तुम्हें शौके से 5 लाख रुपए लेके ओस खरीद लिया है। तुम जहरा बाई को नहीं जानती, वो एक बहुत ही सख्त गिर औरत है। वो किसी पर भी रहम नहीं करती। अगर तुमने जिद की तो वो शायद तुम्हें मारने से भी गुरेज नहीं करेगी। हाँ, तो वो मुझे जान से मार डाले, लेकिन मैं ये काम हरगिज़ भी नहीं करूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं उसे जाकर बता दूंगी कि मैं ये काम किसी भी सूरत पर नहीं करूँगी। देखो, तुम क्यों खुद को मुसीबत में डालना चाहती हो? तुम इतनी प्यारी और खूबसूरत हो, तुम्हें तो हाथों हाथ लिया जाएगा। क्या पता कोई शहजादा तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाए। बाढ़ में जाए शहजादा, मुझे नहीं चाहिए कोई भी शहजादा। तुम नहीं जानती, यहाँ पर रहने वाली लड़कियों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वो कितनी ही पाक दामन क्यों ना हो। फिर भी वो कोठे वाली औरत के ही नाम से पुकारी जाती हैं। लड़कियों को माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। मुझे बस यहाँ से निकलना है, किसी भी सूरत। मुझे इस गंदगी में नहीं रहना। जाना चलाई थी, उसने बस एक ही रट लगा रखी थी कि उसे यहाँ से निकलना है। वो घुटनों के बल नीचे बैठी रो रही थी। शुमाइला कपड़े वहीं पर आकर कमरे से निकल गई थी। जाना ने रोते हुए वो कपड़े उठाकर दरवाजे पर दे मारे और अब वो घुटनों में सर दिए रोते हुए कह रही थी, माय नवीद, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम ही मेरे सबसे बड़े गुनहगार हो। तुम्हारी वजह से ही मैं इस दलदल में फंस गई हूँ। अल्लाह करे तुम मर जाओ माय नवीद, अल्लाह करे मर जाओ तुम। तुमने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं क्या करूँगी? कैसे निकलूँगी इस गलाजत से? कैसे? जारी है।